नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कॉन्सेप्ट में। और जैसा कि मैंने आपको पहले से ही इंटीमेट किया था कम्युनिटी के माध्यम से कि हम बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो ये पहला पहला पार्ट यानी कि पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में आपके सामने मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स की लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल नए नवीनतम पाठ्यक्रम, जो कि अभी हाल ही में ईएसबी के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश जीके का अभी जारी किया है, जिसमें कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हर एग्जाम में, जो कि मध्य प्रदेश के जीके और करंट अफेयर के बेस्ड होंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लगातार लेकर आऊँगा और लगातार आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। और आपके वो सारे क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश के ईएसबी के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली होंगे, जो कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक वो सारे के सारे एक एक टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ ऑल फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल आपको यहाँ पर एक स्पीच, एक मोटिवेशनल आइटम्स देता हूँ। यहाँ पे मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्या है यहाँ पर, सीधी सी बात है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है यानी कि जिनके सपनों में जान है उन्हीं को यहाँ पर मंजिलें मिलती है। यानी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले होना चाहिए, बुलंदी होनी चाहिए, जिससे कि आपके वो सपने साकार हो। आगे, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपनी सफलता का शोर मचाने के लिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आ गया ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए, सारे फैक्ट्स यहाँ पर कवर होंगे और साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे, जो कि यहाँ पे आपके 25 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, किन अभ्यारण्यों से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें कि नौरादही रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, या फिर रायता पानी और सिंगोरी अभ्यारण्य, बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य, या फिर बगदरा और संजय दुबरी अभ्यारण्य। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप यहाँ पर कमेंट पे इसके आंसर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ही। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है नौरादेही। नौरादेही और रानी दुर्गावती जो सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य है, इन दोनों से मिलकर ये जो नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, जिसका नाम है रानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से, ये कौन सा 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। दोस्तों, उससे पहले 6 टाइगर रिजर्व पहले से ही मध्य प्रदेश में थे और अभी हाल ही में ये बनाया गया। ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2023-24 में, 2023-24 में ये बनाया गया था। और ये किससे मिलकर बनाया गया था? नौरादेही और रानी दुर्गावती, इन दोनों अभ्यारण्यों से मिलकर बनाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ, किस किस के साथ में मिलकर बना हुआ है और ये कहाँ पर है। तो इसको हम सीधे ये समझ सकते हैं कि ये 2 डिवीजन और 3 जिलों से मिलकर बना हुआ है। 2 डिवीजन के जिले हैं इसमें, यानी कि 2 संभाग के जिले और 3 जिले हैं यहाँ पे, यानी कि 1 डिवीजन का 1 जिला है और 1 डिवीजन के 2 जिले मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे अपन एक एक कर समझते हैं। सागर के बाद में यहाँ पर दमोह के बाद में यहाँ पर नरसिंहपुर, यानी कि ये 3 जिलों से मिलकर नौरादेही अभ्यारण्य बना है। और साथ में रानी दुर्गावती, जो कि कहाँ पर, जबलपुर में है ही है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो अभ्यारण्य है, जिसमें कि नरसिंहपुर जो है ये जबलपुर डिवीजन में आता है और सागर और दमोह ये
सागर डिवीजन में आते हैं। तो इस प्रकार से सागर डिवीजन और जबलपुर डिवीजन में मिलके ये अभ्यारण्य बना हुआ। ये 2023-24 में इन अभ्यारण्यों को मिलाकर ये नया टाइगर रिजर्व तैयार किया गया है, जो कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ में अपन अगले ऑप्शन को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसमें रायता पानी, ये कहाँ पर है रायता पानी? तो ये है रायसेन में। कहाँ पर है ये है रायसेन में है ये, ठीक है। ठीक है, सिंगोरी अभ्यारण्य नहीं होता, रायसेन। तो ऑप्शन गलत है, मैं सारे ऑप्शन कवर कर रहा हूँ। बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य जो है ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, ठीक है। कहाँ पर है ये? होशंगाबाद, जिसको कि किस नाम से बोला जाता है? नर्मदापुरम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्मदापुरम। अभी हाल ही में इसका नाम नर्मदापुरम जिला रखा गया है, तो नर्मदापुरम के अंतर्गत ये आता है। और ये दोनों के दोनों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों के दोनों अभ्यारण्य, ठीक है। अगला है बगदरा और संजय दुबरी। तो बगदरा जो है ये सीधी में है। कहाँ पर है ये है सीधी में, ठीक है। और संजय दुबरी ये भी एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के जनजातीय चित्रकला और कलाकारों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत बताना कि कौन से युग्म यहाँ पर आपको गलत होंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है इसमें जोधिया बाई बेगा चित्रकला उमरिया से है, तो और बी है भैयू शाम गौंड चित्रकला पाटनगढ़, और तीसरा है दुर्गा व्याम पिथोरा चित्रकला, ये झाबुआ से है, और डी ऑप्शन जो है वो है भूरी बाई भील चित्रकला झाबुआ। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में आप आंसर में से दे सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर पता है तो आंसर इसका आपको बिल्कुल बताएं कौन सा आंसर है। जब तक कि आपको समय दे रहा हूं मैं, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा इसमें। चलिए, इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। दुर्गाबाई व्याम पिथोरा चित्रकला झाबुआ। क्या पूछना था इसमें? युग्म गलत है, तो इसमें से ये वाला जो युग्म है दिस इज द रॉन्ग पेयर, यानी कि आंसर आपका यही वाला सही होगा। गलत युग्म बताना था, बाकी के सारे युग्म जो है वो सही है। अगर हम दुर्गाबाई व्योम पिथोरा चित्रकला की बात करें तो ये चित्रकला जो है ये प्रसिद्ध क्या है? ये दुर्गावाम व्योम गोंड चित्रकला है ये, ठीक है ना। क्या है ये? पिथोरा चित्रकला ना होते हुए ये क्या है? ये गोंड चित्रकला के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। गोंड चित्रकला के अंतर्गत आता है। दुर्गा बाई व्योम जो है कलाकार जो है ये गोंड चित्रकला करते हैं, ना कि पिथोरा चित्रकला करते हैं। बाकी की सारे ऑप्शन सही है। ये जोधिया बाई बेगा यानी कि बेगा चित्रकला से, जो कि उमरिया से संबंधित है, उमरिया जिला जो कि मध्य प्रदेश का है। और भज्जू श्याम ये गोंड चित्रकला से हैं, और भूरी बाई ये भील चित्रकला से। भील ये झाबुआ मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, और ये पाटनगढ़ से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बनने वाले दोधन बांध, दोधन नाम याद रखिएगा, दोधन बांध बता रहा हूं मैं, दोधन बांध का निर्माण किस टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सबसे अधिक जलमग्न होगा? देखिए, ये करंट अफेयर्स कम स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अभी जो केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है, जो नहर बनाई जा रही है, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है कोर एरिया वो जलमग्न हो जाएगा? पन्ना टाइगर रिजर्व का, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, सतपुड़ा का, या फिर पेंच टाइगर रिजर्व का? तो कौन सा आंसर है ये आप कमेंट में मुझे यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। बताइए, अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए, देखिए, इसका आंसर पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आंसर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अपन को ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। पन्ना टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, कोर एरिया, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जलमग्न यानी कि पानी के क्षेत्र में आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये बात करें तो ये दोधन बांध जो बनाया जा रहा है, ये दोधन बांध जो है ये पन्ना जिले की केन नदी में ही बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये
केन नदी पर ही बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो केन नदी पर ये बनाया जा रहा है, और जिससे कि पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 10% जो एरिया है, 10% से अधिक का एरिया है, 10% के आसपास का एरिया जो है वो डूबत क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। और ये कहां पर है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑब्वियसली अब नाम पन्ना दिया है तो ये पन्ना जिले के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन जो है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ के अंतर्गत आता है, और ये कहां पर है, ये उमरिया, कहां पर आता है, ये उमरिया जिले में है। ये उमरिया जिला जो है ना उसके अंतर्गत आता है। और ये जो रिजर्व है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे बड़ा घिरा हुआ है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। और ये बांधवगढ़ जो कि सबसे अधिक डेंसिटी यानी कि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे सबसे वो टाइगर जो है, बाघ जो है वो सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं डेंसिटी के माध्यम में, वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मैंने आपको पहले ही इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया, ये नर्मदापुरम जिला यानी कि होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और ये सतपुड़ा टाइगर, और ये कहां पर, देनवा नदी जानते हो ना, देनवा नदी जो कि होशंगाबाद में आती है, देनवा नदी के आसपास का क्षेत्र है। देनवा नदी जो कि इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच होकर बहती है, ठीक है। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व, इसको भी अपन समझ लेते हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि किससे, दो जिलों के अंतर्गत आता है, सिवनी और छिंदवाड़ा जो जिले हैं इसके बीच में स्थित है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी पर मोगली लैंड प्रसिद्ध जो बुक बनाई गई थी, वो बुक इसी पेंच टाइगर रिजर्व में ही बैठकर लिखी गई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका कुछ हिस्सा लगभग 15% जो हिस्सा है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर का क्षेत्र है जिसमें कि सिवनी और छिंदवाड़ा लगता है, वहां पर आता है, और दोनों जिलों के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जरूर एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक के बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपके ईएसबी का जो नया पैटर्न है, नया जो सिलेबस है उस पर आधारित है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को अपन एक एक करके सारे कवर करने वाले हैं। चलिए, 1857 की क्रांति के दौरान अमझरा धार के किस शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में उन्हें इंदौर में फांसी दे दी गई। देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके हर एंगल से मिक्स में क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है, कौन है इसमें जिसको कि कहाँ क्या किया गया था, बाद में इसको इंदौर में इनको फांसी दे दी गई थी। कौन सा शासक था जो कि 1857 की क्रांति के दौरान ये अमझरा धार का ही शासक था। तो कौन था, राजा बख्तावर सिंह, शहादत खां, राजा शंकर शाह या सुरेंद्र साई। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में जरूर बताइए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको आता होगा तो तुरंत आप आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में अगर टाइम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसका जो आंसर है वो है राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह जो थे ये ही थे जिनको कि क्या अमझरा के ये शासक थे, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद में इनको इंदौर में फांसी दे दी गई थी। ये जो धार जिला है, धार जिले के अमझरा के रियासत के ये शासक थे जिनका नाम था राजा बख्तावर सिंह। और ये इन पर धोखे से इनको पकड़ लिया गया था, धोखे से यानी कि इनको धोखा दिया था। और जो भोपाल रियासत के जो नवाब थे उन्होंने यहाँ पर धोखे से इनको पकड़वा दिया था, और इनको 1858 में इनको, ठीक है ना, कहां पर, इंदौर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसके अगला ऑप्शन समझ लेते हैं, शहादत खां। शहादत खां कौन था ये, इसको भी समझ लेते हैं, यानी कि हम एक एक करके सारे ऑप्शन को यहाँ पे समझना जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं भी क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे।
अगर शहादत खां की बात करें तो शहादत खां इसने इसका जो नेतृत्व था ये भी 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ एक बंदा है ये, ठीक है ना, जिसने की महू छावनी में, किसमें, महू छावनी में, महू महू की जो छावनी है उस छावनी से जुड़ा हुआ ये बंदा है। महू छावनी में 1857 का नेतृत्व यानी कि लीडर बनकर ये उभरा था, इसका नाम है शहादत खां, ठीक है। अगला ऑप्शन है राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह ये गोंडवाना के शासक थे, गोंडवाना, ठीक है, याद रखिएगा, गोंडवाना के ये बहुत ही ज्यादा क्या बहादुर शासक थे, गोंडवाना शासक थे ये, इसको याद रखना, गोंडवाना शासक थे। और इनके बेटे का नाम था रघुनाथ शाह। तो इन दोनों ने ही 1857 की क्रांति में, रघुनाथ शाह, ये दोनों ही एक साथ थे और इन दोनों को ही 1857 के विद्रोह में इनको भी फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। इन दोनों को क्या किया था, अंग्रेजों ने तोप के मुंह के सामने बांध कर उड़ा दिया था, ठीक है ना। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। अगले हैं सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई की बात की जाए तो सुरेंद्र साई ये कौन थे, ये मध्य प्रदेश के नहीं थे, ये थे उड़ीसा के। कहाँ के थे ये थे उड़ीसा के, उड़ीसा के ये लीडर थे, उड़ीसा के ये प्रमुख विद्रोही नेता थे। क्या थे ये, विद्रोही नेता थे ये, ध्यान रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश के अमझेरा से इनका कोई भी संबंध नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को, क्लास को बिल्कुल मिस नहीं किएगा। लगातार ये क्लास अब आपकी चलती रहेगी क्योंकि ये पहली क्लास है। इसके बाद में लगातार एक हर क्लास में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस लेंगे और सारे ऑप्शन इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप आगे तक देखिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य किया गया है। मतलब एक साल में ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें, कितनी जो मीटिंग है वो यहाँ पर अनिवार्य रूप से करनी होंगी, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है 2, 4, 6 या फिर 8। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। देखिए आपको आंसर आता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आप आंसर उठाइए और देते जाइए जो आपको आता है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कम से कम 4 मीटिंग लेना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की साल में कम से कम 4 जो बैठकें हैं वो लेना अनिवार्य है। अच्छा, ये 4 बैठकें कब कब होनी चाहिए ये भी डिफाइन किया गया है। एक होनी चाहिए 26 जनवरी को, एक 26 जनवरी को होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को होनी चाहिए, तीसरी कब होनी चाहिए 15 अगस्त को होनी चाहिए, ठीक है ना, चौथी कब होनी चाहिए 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। अब याद रखिएगा ये सारे के सारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज भी है, ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था। 14 अप्रैल ये भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उस दिन उनका जन्म हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, तो उस दिन है 15 अगस्त, इससे इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था। और 2 अक्टूबर अपने गांधी जी की जयंती का दिन है। तो इस तरीके से ये दिन भी डिसाइड किए गए, ये 4 मीटिंग कंपलसरी है। और ये कौन सा संशोधन था, 73वां, कौन सा था ये, भारतीय संविधान का, ग्राम पंचायत का 73वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन के तहत इसको पंचायती राज अधिनियम में बनाया गया था, याद रखिएगा। और ये मूल प्रावधानों में न्यूनतम कम से कम 4 बैठक तो ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम 2 बैठकों का यहाँ पर आम रूप से जिक्र है, यानी कि कम से कम 2 बैठक तो यहाँ पर होनी चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसको मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली एमपी में इसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर
बन रहे दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल जो प्रस्तावित क्षमता है यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, 250 मेगावाट, 600 मेगावाट, 750 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन में आप आंसर दीजिएगा कौन सा आंसर सही है, फटाफट दीजिएगा, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। चलिए बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है, अगर हम बात करें तो बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां पर है? ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर जो बांध है उसके ऊपर बनाया गया। अच्छा, ओमकारेश्वर बांध ये कहां पर है ये भी आपको समझना जरूरी है। जो ओमकारेश्वर बांध जो है ये है खरगोन। कहां पर है ये? खरगोन, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है ओमकारेश्वर बांध, ठीक है ना। खरगोन और खंडवा, ठीक है ना, खंडवा जो जिला है वहां पर ओमकारेश्वर बांध आपको देखने को मिलेगा। खंडवा खरगोन के पास में, यानी कि एग्जैक्ट में तो खंडवा ही है, लेकिन अपन खरगोन भी मान सकते हैं, दोनों साथ में लगे हुए हैं, तो अपन खरगोन ना जानते हुए खंडवा अपन ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है वो 600 मेगावाट है यहाँ पे। और इसका जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज जो है वो एक एक करके यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो पहला फेज जो है वो 278 मेगावाट की क्षमता का तैयार होगा। उसके बाद में इसको धीमे धीमे करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पहला जो मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो शुरू हो चुका है, इसको पहले शुरू कर दिया गया है, बाकी का अब धीमे धीमे करके आगे बढ़कर इसको टोटल 600 मेगावाट किया जाएगा। तो पहला जो वो है चरण, फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 278 वाट का है, ठीक है। जो कि कहां पर? ये फ्लोटिंग, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, तैरता हुआ ये सोलर पावर है, यानी कि पानी में ये तैर रहा है और पानी में ही ये पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, बाकी के फेज भी अब क्यू में है, ठीक है। अब अपन एक एक करके वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, 250 मेगावाट का भी एक सोलर पावर प्लांट है, जो कि कहां पर है? ये है मंदसौर में, मंदसौर के सुवासारा में है। कहां पर है ये? मंदसौर में है ये मंदसौर में स्थित है। और अगला अगर हम बात करें 750 मेगावाट का, तो ये भी सोलर पावर प्लांट है, लेकिन ये जमीन पर है और ये रीवा में है। कहां पर है ये? रीवा में। कहां पर? गुड़, ठीक है ना, गुड़ एक क्षेत्र है, वहां पर ये शुरू कर दिया गया है, जमीन पर है, ये पानी में तैरता हुआ नहीं है। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर है ये, ठीक है। क्लियर है? 1000 मेगावाट का अभी कोई भी इस तरीके का पावर प्लांट अभी तक नहीं बनाया गया है, तो अपन इस ऑप्शन को नहीं मानते हैं, बाकी के ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा गुप्तकालीन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है आपके पास में। गुप्तकालीन एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में, जिसने सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य गोपराज की पत्नी का मिलता है, मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदी के नाम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको आंसर देना है। यहाँ पर बेतवा नदी, बीना नदी, धसान नदी और केन नदी। देखिए ये चारों की चारों नदी जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये बताइए इसमें से कौन सी नदी के पास में गुप्तकालीन जो एरन अभिलेख है, वो अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में, जिसमें कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है, गोपराज की पत्नी ने यहाँ पर, ठीक है ना, अपना सती हुई थी यहाँ पर, तो उसका जो साक्ष्य मिलता है वो किस नदी के किनारे मिलता है? आंसर फटाफट दीजिए आपको मालूम हो तो। चलिए ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, और इसका जो आंसर है वो है बीना। बीना इज द करेक्ट आंसर। बीना नदी जो कि सागर जिले के अंतर्गत आती है और उसके तट पर ये है। और यहाँ पे देखो ये एरन लिखा हुआ है ना, तो एरन एक क्षेत्र है, एरन में ये अभिलेख मिला है और इसको बीना नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। और ये बीना नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है ना, सहायक नदी है इसकी ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बेतवा नदी ये कहां से निकली है?
बताइए बेतवा नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है रायसेन से। ठीक है, तो रायसेन से निकली है, ये रायसेन से निकली है बेतवा नदी। ठीक है, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, कुमरा गांव से ये निकली है और इसका कोई संबंध इससे नहीं है। दसान नदी की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? ये भी बेतवा की सहायक नदी है और ये सागर, ठीक है ना, ये भी बेतवा की सहायक नदी है और ये 2 जिलों में होके बहती है, सागर में और टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ जो जिला है इन दोनों में होकर ये बहती है। ठीक है ना, इसके आगे कोई भी साक्ष्य नहीं है। ये सारी नदियों के बारे में बता रहा हूँ। केन नदी ये पन्ना की है ना, पन्ना से होकर ये बहती है। ठीक है, पन्ना की नदी है और पन्ना पूरे पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए ये निकलती है। ठीक है ना, पन्ना और छतरपुर किससे, एक और है जिला मध्य प्रदेश का छतरपुर, इससे होकर ये बहती है। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, बताइए इसका आंसर क्या है? उर्वरक उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का उत्पादन मध्य प्रदेश के कौन सा जिला एकाधिकार रखता है, यानी कि मोनोपोली किसकी है, जिसके पास में पूरा का पूरा रॉक फास्फेट उत्पादन करने का अधिकार है? बताइए, बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा या फिर पन्ना? कौन सा आंसर इसका सही होगा? रॉक फास्फेट का बताना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम। तो इसका जो आंसर है वो है बी द करेक्ट आंसर, झाबुआ। झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के लिए सर्वाधिक प्रमुख उत्पादन वाला जिला कहलाता है। ठीक है ना, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है जो कि झाबुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है ये। ठीक है ना, सबसे पश्चिमी, यानी कि वैसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक है ना, अलीराजपुर है, लेकिन उसी से कटा हुआ जिला है जो कि गुजरात की बॉर्डर को छूता है। ठीक है, तो पश्चिमी जिला ही कह सकते हैं अपन इसको, गुजरात और अपने राजस्थान की बॉर्डर को छूता हुआ ये जिला है झाबुआ जिला। ठीक है, तो इसको अपन क्लियर कर सकते हैं। अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट यहाँ पे भी कुछ मिनरल्स की माइंस हैं, जिसमें कि तांबा और मैंगनीज, ये मुख्य रूप से बालाघाट में पाए जाते हैं। अगर तांबे की बात की जाए तो तांबा की है यहाँ पर मलाज खंड। क्या है यहाँ पे? मलाज खंड। मलाज खंड की जो माइन है वो तांबा है। अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के लिए यहाँ पर है भरवेली की जो माइन है, की जो खदान है वो बालाघाट में पाई जाती है। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी यहाँ पर खदान मिलती है और यहाँ पर छिंदवाड़ा में कोयला और मैंगनीज निकाला जाता है। मैंगनीज जो है ये चिल्पी जो सीरीज है, ठीक है ना, चिल्पी सीरीज के अंतर्गत आने वाला है ये खदान, जो कि छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है ना, पन्ना जिले की बात करें तो पन्ना जिले में एक अधिकार है हीरे का। ठीक है ना, हीरे का उत्पादन किया जाता है पन्ना में और यहाँ पे खदान हनोता, किसकी? हनोता या फिर हिनोता की जो माइन है। ठीक है ना, ये माइन, ये वाली जो खदान है, इस खदान से सबसे अधिक हीरे का एकाधिकार उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मध्य प्रदेश के उत्पादन को दिए गए जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैचिंग बताना है कि कौन सी मैचिंग जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सुंदरजा आम जो कि रीवा में है, गजक मुरैना, सरबती गेहूं सीहोर या चमड़े के खिलौने देवास। तो कौन सी मैचिंग है जो कि जियोटेक के अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश के उत्पादन में सही नहीं है? गलत युग्म ढूंढना है इसमें। तो इसमें जो गलत युग्म है फटाफट मैं बता दूं, वो है चमड़े के खिलौने देवास। ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। चमड़े के खिलौने का जो जीआई टैग है वो देवास नहीं है यहाँ पे। अगर सही देखा जाए तो ये
इंदौर के अंतर्गत आता है। जीआई टैग इंदौर को मिला हुआ है, ना कि जिसको कि लेदर टॉय बोला जाता है, लेदर टॉय के अंतर्गत का जो जीआई टैग मिला है वो देवास को ना मिलते हुए इंदौर को मिला है। ठीक है ना। सुंदरजा आम इज द करेक्ट, जो कि जीआई टैग के लिए जाना जाता है। और सुंदरजा आम जो है सबसे अधिक रीवा के गोविंदगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। गोविंदगढ़ क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा होती है खेती, और यहाँ पे फॉर्म बहुत बड़े बड़े फॉर्म बने हुए हैं, तो वहाँ का है ये। और गजक जो कि मुरैना की है, मुरैना की गजक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि तिल और गुड़ से बनी हुई गजक है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। अगर हम सरबती गेहूं की बात करें तो सीहोर का सरबती गेहूं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और सीहोर के बाद में अगला क्षेत्र जो आता है वो विदिशा का आता है। तो सीहोर विदिशा का जो सरबती गेहूं है वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है और स्वाद में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये टैग यहाँ पर इसको मिला है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। साहित्यकार और उनके जन्म स्थान के संबंध में इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा गलत है ये बताना है आपको। यानी कि यहाँ पे भी मैचिंग आपको देखने को मिल रही है, तो ये मैचिंग आपको यहाँ पर क्लियर करने की कौन सी मैचिंग सही है बताएं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आप आंसर इसका ऑप्शंस में दे सकते हैं। बताएं। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें कि आपको गलत ऑप्शन चुनना है कि असत्य कौन सा है। तो देखिए इसमें से मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आंसर इसमें आपको तुरंत बता देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान खंडवा, ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर जो साहित्यकार और उनकी जन्म स्थान की बात हो रही है ये, ठीक है ना, ये एक असत्य कथन है, जो कि झांसी की रानी जैसी कविताएं लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है वो खंडवा में नहीं हुआ था। वो कहाँ हुआ था, ये यूपी की थी, यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज जो जिला है, ठीक है ना, वहां पर है प्रयागराज, जिसको कि नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद, वहां की थी ये। और वहां का एक छोटा सा कस्बा था निहालपुर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये शादी के बाद में मध्य प्रदेश आ गई थी, और मध्य प्रदेश के कहां पर, जबलपुर में आकर बस गई थी। यानी इनका विवाह जो हुआ था वो जबलपुर में हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था वो जबलपुर में हुआ था, और वहां पे आके ये बस गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये खंडवा में आके एक किसी पत्रिका से आके जुड़ गई थी, और वहां से इन्होंने अपनी जो साहित्य की पब्लिशिंग है वो चालू की थी। इतना याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, हरिशंकर प्रसाद नर्मदापुरम बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी बावई नर्मदापुरम ये भी सही है। और गजानन माधव मुक्तिबोध शेरपुर से जन्म हुआ था, ये भी सही है। अच्छा, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। एक जिला एक उत्पाद, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP योजना के तहत मध्य प्रदेश के जिले और उनके चयनित उत्पादकों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है, ये आपको बताना है। एक जिला एक उत्पाद, लहसुन मंदसौर, पोधी कुटकी डिंडोरी, सीताफल और जो कि छिंदवाड़ा, और धनिया गुना। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, यानी कि इसमें से मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो मैं फटाफट आपको बता दूं, ज्यादा समय ना लेते हुए, फिर आप इसको एनालाइज करते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा। वो है आंसर सीताफल और छिंदवाड़ा, ये युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। सीताफल सिवनी जिले का उत्पाद है, ना कि छिंदवाड़े का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर लिख देता हूं मैं, ये कहाँ का है, ये सिवनी जिले का है, सिवनी जिले का उत्पाद है, छिंदवाड़े का नहीं है। अगर छिंदवाड़े की बात की जाए तो छिंदवाड़े में यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूं, छिंदवाड़ा अकेले के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये संतरा,
संतरा और साथ ही साथ में मक्का। मक्का के लिए जाना जाता है, ना कि ये सीताफल के लिए। सीताफल के लिए तो सिवनी है, ये याद रखिएगा। अगली बात करते हैं अपन सारे ऑप्शंस की। तो मंदसौर, मंदसौर का लहसुन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही सलों में सही तरीके से मैच है। यहाँ पर मंदसौर जिले की जो अर्थव्यवस्था है और जो कृषि है वो उसमें प्रमुख स्थान लहसुन का ही आता है, यानी कि लहसुन की पैदावार मंदसौर में बहुत अच्छे तरीके से होती है और इसको इसीलिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। कोदो कुटकी डिंडोरी बिल्कुल सही है, ये सुमेली सही है, जो कि डिंडोरी और डिंडोरी के साथ में मंडला, क्योंकि मंडला से ही डिंडोरी अलग हुआ था। इन दोनों जिलों में ये कोदी कुटकी अच्छे से होता है। ये ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ पे ये अच्छे तरीके से इसका उत्पाद किया जाता है और ये दोनों के दोनों सुपर फूड या फिर मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। मोटा अनाज है ये, ठीक है ना, मिलेट्स बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? मिलेट्स बोला जाता है। ये मिलेट्स के रूप में जाने जाते हैं। अगला है धनिया, ठीक है ना, इसको कंप्लीट। धनिया जो कि गुना के लिए है और ये बिल्कुल सही है। गुना जो कि धनिया का एक प्रमुख, ठीक है ना, प्रमुख केंद्र है। ये प्रमुख केंद्र है, यानी कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में अगर धनिया, हरा धनिया, सूखा धनिया जो होता है, धनिया जो होता है जिससे कि मसाला बनता है, वो गुना में ही उत्पादन इसका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। परमार वंश, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज के द्वारा रचित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ वास्तुकला और यंत्र विज्ञान से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप आंसर ऑप्शंस में से देख के बता सकते हैं। सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, तत्व प्रकाश या फिर विद्या विनोद। यानी कि परमार वंश का प्रतापी राजा थे राजा भोज, ठीक है ना, उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ थे। तो वास्तुकला से जुड़ा हुआ, किससे? वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ और यंत्र विज्ञान से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, ये बताना है। चलिए फटाफट ऑप्शन में बता दीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आपको, और ये है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ये है, ये वास्तुकला और क्या बताया इसमें, यंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ ये क्या था, ग्रंथ था, जो कि राजा भोज ने इसके रचयिता हैं। और राजा भोज का जो शासनकाल था वो मैं आपको बता दूं 1005 से लेके 1055 ईस्वी, ये शासनकाल था इनका। और इस समय इन्होंने, ठीक है ना, ये परमार वंश के एक प्रतापी राजा थे। भोपाल नगरी यानी कि भोजपाल नगरी इन्हीं की द्वारा बसाई गई थी। बड़े तालाब का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। भोज टेम्पल का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो वास्तुकला का जो एक ग्रंथ है, ये नगर नियोजन यानी कि एक आर्किटेक्चर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ में मूर्ति कला के लिए भी इसमें काफी ज्यादा सूत्र इसमें बताए गए हैं। यहाँ तक कि इसमें उड़ने वाले यंत्र यानी कि फ्लाइंग जो एक ऑब्जेक्ट्स हैं, उड़ने वाले यंत्रों को निर्माण की भी जानकारी यहाँ पर आपको सम्रांगण सूत्रधार में मिलती है। ठीक है, याद हो गया? आपको याद कर लेना है कि मैंने जो आपको एक समझाया। सरस्वती कंठाभरण ये भी राजा भोज के द्वारा ही लिखा गया था, याद रखिएगा, राजा भोज के द्वारा ये प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। और इसका जो विषय है ये संस्कृत व्याकरण है। क्या है ये? ना कि कुछ यंत्रों से आधारित है, ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। संस्कृत की जो व्याकरण है, व्याकरण पर आधारित ये सरस्वती कंठाभरण एक ग्रंथ है। राजा भोज के द्वारा तत्व प्रकाश का भी रचना की गई थी, और जो कि भगवान, क्योंकि राजा भोज क्या थे, भगवान शिव के उपासक थे। ये क्या थे? भगवान शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे ये। और उस समय इन्होंने ये शिव दर्शन और शिव की पूजा की पद्धति पर ये किताब लिखी थी, तत्व प्रकाश। शिव दर्शन, ध्यान रखिएगा, शिव दर्शन और शिव पूजा, शिव की पूजा पद्धति,
शिव की पूजा का जो पैटर्न है, पद्धति है, उस पर आधारित ये किताब, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। अगला है विद्या विनोद, ये भी राजा भोज के द्वारा लिखी गई थी, उसकी इन्हीं की रचना थी, और इसमें ज्ञान विज्ञान कलाओं के सैद्धांतिक पहलू पर, यानी कि ये ज्ञान विज्ञान यानी कि साइंस पर आधारित थी, ज्ञान विज्ञान, ठीक है ना, और साथ ही साथ में जो आर्ट है, आर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी यहाँ पे जो शैली थी उसकी जानकारी विद्या विनोद में मिलती है। यानी कि चारों की चारों जो ग्रंथ थे ये राजा भोज के द्वारा लिखे गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला प्रश्न। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, पीएम मित्रा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीतमपुर, भौसला जो कि धार में है, मनेरी, मंडला, मोहासा, नर्मदापुरम। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। चलिए कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताएं आप। चलिए क्या पूछा गया है इसमें, इंटीग्रेटेड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल एंड अप्रैल यानी कि कपड़ों से जुड़ा हुआ ये पार्क स्थापित करना है, ये कहां पर किया जा रहा है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वो है बी, भैंसोला धार, धार में ये स्थापित किया जा रहा है। और ये धार जो भैंसोला जो क्षेत्र है ये धार की बदनावर, कौन सी तहसील है? बदनावर, बदनावर, बदनावर जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है ये, और उसमें ये स्थापित किया जा रहा है। और इसमें 1563 एकड़ की भूमि ली है इसमें। इस एकड़ पर ये एक मेगा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के भारी अवसर पैदा करेगा, ये सरकार ने यहाँ पर इसकी जानकारी दी है, ठीक है, याद रखिएगा। पीतमपुर धार, ऑब्वियसली पीतमपुर जो है, पीतमपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, जिसको कि भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का डेट्राइट, डेट्राइट, डेट्राइट कहा जाता है इसको, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ही स्टेब्लिश की गई है, ठीक है। अगला है मनेरी मंडला, ठीक है, मनेरी मंडला के बारे में समझें तो ये औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है ना, इसको औद्योगिक विकास केंद्र यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में इसको विकसित किया गया है, जो कि मंडला में है ये, ठीक है ना। और ये टेक्सटाइल पार्क से संबंधित यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मोहासा नर्मदापुरम, ये जो क्या है, ये नर्मदापुरम के बावई, बावई जो तहसील है, बावई जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे औद्योगिक विकास और जो मेडिकल इक्विपमेंट का जो पार्क है वो डेवलप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट यानी कि चिकित्सीय उपकरण का पार्क यहाँ पे बनाया जाना है। इसके बारे में जानकारी अभी बना नहीं है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है नर्मदापुरम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ग्वालियर जिले में स्थित प्रसिद्ध तेली का मंदिर, देखिए हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है, और इससे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। यह पूर्णतः द्रविड़ शैली से निर्मित है। बी ऑप्शन, इसका शिखर द्रविड़ शैली का है और आधार जो है वो नागर शैली का बना हुआ है। और सी ऑप्शन है, ये भगवान शिव को समर्पित एक पंचायतन शैली का मंदिर है। और डी ऑप्शन है, इसका निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा कराया गया था। यानी कि इसमें से सत्य ऑप्शन बताना है। वास्तुकला पर जाना जाता है और कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर का आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, विच वन इज द करेक्ट आंसर, फटाफट बता दीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसमें ज्यादा समय ना दूंगा, और इसका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। बी आंसर है कि इसका शिखर द्रविड़ शैली का है और इसका जो आधार है
वो नागर शैली का है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इस मंदिर का जो निचला हिस्सा है, ठीक है ना, निचला यानी कि जो बेस है, जो उसका आधार है, ठीक है ना, उसमें जो नक्काशी की गई है वो उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय यानी कि नॉर्थ की जो जो शैली है, क्योंकि इसमें दो शैली है, एक तो नागर शैली जो कि उत्तर भारत की शैली कही जाती है, और दूसरी शैली जो होती है द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत की शैली कही जाती है। तो दोनों शैली का मिला जुला यहाँ पर रूप आपको मिलेगा, जो कि तेली के मंदिर में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो बेस जो बनाया गया है वो पूरा का पूरा नागर शैली का है, प्लेटफॉर्म के रूप में, यानी कि नागर शैली में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसके ऊपर मंदिर खड़ा किया जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये नागर शैली का उदाहरण कहलाता है। उसके बाद में इसके ऊपर जो शिखर बनता है वो द्रविड़ शैली के रूप में बनाया गया है, तो वो दक्षिण भारत का है, ठीक है ना, जो कि गोपुरम के आकार का होता है। किसके ना आकार का होता है? गोपम, ठीक है ना, गोपुरम के आकार का, गोपुरम आकार होता है, उसके आकार का ये बनता है, और ये जो है आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन नहीं देखते हैं पहले में, बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, यानी कि रॉन्ग बताना है आपने कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, गलत है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था, पहला ऑप्शन। दूसरा, ये एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है, ना कि संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सी ऑप्शन, इसके प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त श्री एन.वी. लोहानी थे। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना है। देखिए इसमें से अपने को बताना क्या है, ये नोट कीजिएगा, गलत बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है बी। देखिए ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये इसमें उल्टा हो गया है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी नहीं है, यानी कि ये वैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसके बारे में संविधान में इसकी जानकारी मिलती है, और ये कहाँ मिलती है संविधान में? आर्टिकल 243 में इसकी जानकारी मिलती है, और ये के से लेकर 243 ZA तक इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कि पंचायत, ठीक है ना, किसमें? नगर निगम और पंचायत के इलेक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, और ए भी, यानी कि इसका जो गठन है वो 1 फरवरी 1994 में किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो एन.वी. लोहानी थे, बिल्कुल सही है। और इसका प्रमुख कार्य पंचायतों और नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बांधों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही भौगोलिक क्रम बताइए। देखिए नर्मदा घाटी परियोजना में जो बांध बनाए गए हैं उसका एक ऑर्डर बताना है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो बांध बनाए गए हैं उनके ऑर्डर यहाँ पे बताने हैं आपको। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा ये क्लियर आपको यहाँ पर करना है। बरगी, इंदिरा सागर, यानी कि ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? सब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। देखिए इसका जो आंसर है वो है, सही बताना है इसमें, है ना, पूर्व से पश्चिम तक भौगोलिक क्रम बताना है। तो पहले तो बरगी बिल्कुल सही है, फिर इंदिरा सागर, फिर ओमकारेश्वर, उसके बाद में सरदार पटेल, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बरगी बांध जो कि कहां पर है, ये बरगी बांध जो कि रानी अवंतीबाई लोधी सागर के नाम से जाना जाता है। ये मैं ऐसे ही बताऊंगा, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के नाम से ये जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में, यहाँ पे छोटे से मैं लिख दूंगा जेपी, जबलपुर में ये स्थित है। यानी कि नर्मदा नदी शुरू होती है और शुरू होने के बाद में जबलपुर में ये बांध बनाया गया, बहुत विशाल बांध है ये। अभी हाल ही में यहाँ पर एक घटना घटी, आपने अगर आपको मालूम हो, एक यहाँ पर स्टीमर, एक बोट जो है वो यहाँ पे डूब गई, जिसमें कि
20-22 लोगों की जान चली गई है। वो इस बरगी डैम में हुआ था ये हादसा, जो कि आज भी एक बहुत ही ज्यादा करंट न्यूज में आता है। दूसरा है इंदिरा सागर बांध, जो कि कहाँ पे है, ये है खंडवा में। खंडवा में है, केडी लिख दिया मैंने, खंडवा में स्थित है और इसका नाम है इंदिरा सागर डैम। इसको पुनासा डैम के नाम से भी जानते हैं। अगला आ गया ओमकारेश्वर धाम, ओमकारेश्वर बांध, जो कि खंडवा, ये भी कहाँ पे है, ये भी खंडवा में ही है, ये भी खंडवा में ही है ओमकारेश्वर धाम, ठीक है ना। और अंत में आता है यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है गुजरात में, गुजरात के अंतर्गत आता है। और ये सबसे पश्चिमी बांध है, सबसे पश्चिम है, यहाँ पे की नदी बिल्कुल अंत में आ जाती है वहां पर। और ये इसको अगर देखा जाए तो गुजरात में ये स्थित है, सूरत के आसपास, ठीक है, सबसे पश्चिमी बांध कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टोटल हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इस क्लास में। उन 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आगे, जिससे कि जो भी एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं ईएसबी के द्वारा 25 में से 25 मार्क्स लाने की अगर आप क्षमता रखते हैं तो मेरे साथ में लगातार जुड़िए रहेगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस विथ करंट अफेयर्स के साथ में कंप्लीट होंगे। एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे विथ फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए बताइए, जनजातीय संस्कृति के प्रसिद्ध भगोरिया हाट, जो कि होली के समय में मालवा निवाड़ में लगता है, 3 चरणों में इसके सही कालक्रमिक क्रम क्या है ये बताना है। ABCD दिया हुआ है, बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट आंसर दे दीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए इसका जो आंसर है वो है, ये इसके क्रम है, गुलालिया, गोल गदेड़ो और उसके बाद में उजाड़िया। ये 3 क्रम जो कि भगोरिया हाट में जब ये होली के समय में ये उत्सव मनाया जाता है तो एक के बाद में एक क्रम उस उत्सव में मनाए जाते हैं। सबसे पहले गुलालिया क्रम रहता है, उसके बाद में गोल गदेड़ो होता है, उसके बाद में उजाड़िया ये उत्सव मनाया जाए। यानी कि ये जो भगोरिया उत्सव है, नोट कीजिएगा, भगोरिया उत्सव ये टोटल 7 दिनों तक चलता है, 7 दिन तक चलने वाला ये उत्सव है, जो कि कहाँ पर है, ये भील जनजाति के लोग ये मनाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो मालवा निवाड़ का क्षेत्र है, जिसमें कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये पूरा जो बेल्ट है, जो ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर ये जो कि भील जनजाति के लोग यहाँ पे मनाते हैं, उनके लिए है ये। तो भील जनजाति का ये प्रमुख उत्सव कहलाता है भगोरिया उत्सव, जो कि होली के समय मनाया जाता है। लगातार 7 दिन तक चलता है और इसमें पहले 2 दिन तक ये जो है, ये पहले 2 दिन तक गुलालिया, ठीक है ना, उसके बाद में 3 दिन तक गोल गदेड़ो, ये 3 दिन तक चलता है। उसके बाद के बाकी के 2 दिन अंतिम होते हैं, वो अंतिम दिन जो है वो उजाड़िया चलता है, ठीक है ना। यानी कि गुलालिया यानी कि गुलाल लगाना, होली के समय में गुलाल लगाने का त्योहार, तो ये गुलालिया कहला गया। गोल गदेड़ो यानी कि यहाँ पर प्रमुख उत्सव होता है, जिसमें कि प्रणय उत्सव होता है, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से स्वयंवर बोल सकते हैं, जो कि यहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं उनके बीच में स्वयंवर होता है, जिसमें कि स्त्री किसी पुरुष के गले में वरमाला डाल देती है, तो उसके साथ में वो विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो ये प्रणय उत्सव के रूप में गोल गदेड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला है उजाड़िया, जिसमें कि पूरा का पूरा जो मेला है उसको उजाड़ा जाता है, यानी कि उसको समेटना, उस पूरे के पूरे मेले को समेटा जाता है, खत्म किया जाता है, वो 2 दिन तक। इस तरीके से ये पूरे 7 दिन तक चलने वाला उत्सव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम MP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर है वह है 24 जुलाई 1975। स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये 24 जुलाई को किया गया था और यहाँ पे ये जो है MP स्टेट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट यानी कि वन प्रबंधन के लिए जो एक व्यवस्था होती है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है, जिसको कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, यानी कि वन की विकास,
वन का प्रबंधन यानी कि वन का वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे हो, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वन उपज यानी कि जो वन में जो उपज लगती है उसका दोहन कैसे किया जाए, ठीक है ना, साथ में इसको कमर्शियली किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सा एक्ट 1956 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत इस निगम की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा 1956 का जो कंपनी अधिनियम एक्ट है उसके तहत इस निगम की स्थापना की गई थी 24 जुलाई 1975 को। अच्छा, 1 नवंबर 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, एमपी का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जब हुआ था तो वो 1 नवंबर को हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा। अगर 24 अक्टूबर 1981 की बात करें, 24 नवंबर 1981 की, तो इस समय जो है मध्य प्रदेश वन विकास अभिकरण यानी कि एजेंसी के रूप में यहाँ पर इसकी 25वीं वर्ष यहाँ पे बात करें तो इसका पुनर्गठन हुआ था यहाँ पे, यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन विभागों का पुनर्गठन जो किया गया था वो पुनर्गठन इस डेट में किया गया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश की 25वीं जयंती भी बनाई गई थी, 25वीं वर्षगांठ भी बनाई गई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1999 ये भी एक डेट इंपॉर्टेंट है। ये जो है मध्य प्रदेश लघु वन उपज संघ की कई सहकारी नियमों को संशोधन किया गया था यहाँ पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ में लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 1975 में ये निगम बन चुका था, तो संशोधन इस समय इसको किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध व्यंग्यकार और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में जन्मे किस साहित्यकार को उनके निबंध संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 1982 में मिला था, बताइए। शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्र, घनानंद माधव मुक्तिबोध या फिर हरिशंकर परसाई। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हरिशंकर परसाई द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, जिसको कि किस पे विकलांग श्रद्धा का दौर इसके लिए मिला था। इसके अलावा इन्होंने कई और भी साहित्य और निबंध संग्रह लिख लेते जिसमें कि ठुठरता हुआ गणतंत्र, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ठुठरता हुआ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये भी लिखा था यहाँ पे। भूत के पांव पीछे, एक और है, भूत के पांव पीछे, ये भी इन्होंने लिखा था। तो ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है जो कि इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण है जिसका कि आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। मध्य प्रदेश में पदक तालिका में इनका कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, नोट कर लीजिएगा, तीसरा स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो मेजबानी की थी वो एमपी ने की थी और एमपी ने मेजबानी करने के बाद में यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल यहाँ पर 39 गोल्ड जीते थे यहाँ पर, और 30 यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते थे, और यहाँ पर 27 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रकार से टोटल पदक की बात की जाए तो टोटल पदक यहाँ पर 96 पदक जीतकर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान रहा था, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर यहाँ पर महाराष्ट्र का नंबर लगा था, महाराष्ट्र, जिसने कि टोटल बात की जाए तो 161 पदक जीते थे, जिसमें कि 56 यहाँ पर गोल्ड थे इसके। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरा स्थान यहाँ पर हरियाणा का लगा था, हरियाणा, जिसने कि टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें कि गोल्ड की बात की जाए तो 41 गोल्ड जीते थे। चौथा स्थान की बात की जाए तो चौथा स्थान यहाँ पर राजस्थान का था,
राजस्थान, जिसने की कितने टोटल 48 पदक जीते थे। ठीक है, चलिए अगला आ गया, सारे एक्सप्लेन कर दिए, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 21वां। 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा सीहोर जिलों के हथनोरा की नर्मदा घाटी को खोजे गए मानव खोपड़ी की जीवाश्म फॉसिल को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? होमोसेपियंस नर्वेदेंसिस, या होमो इरेक्टस नर्वेदेंसिस, या एस्ट्रोलोपैथिकस, या फिर रामापैथिकस। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही आएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा भी होगा, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस नाम दिया गया था इसको, ठीक है ना। इसको बोलचाल में इसको नर्मदा मानव के रूप में जाने जाते हैं, नर्मदा मैन, किस नाम से जाना जाता है इसको? नर्मदा मानव। हिंदी में इसको नर्मदा मानव के नाम से बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में नर्मदा मैन, नर्मदा मैन के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। ये भारत में पाया गया अब तक का सबसे प्राचीन जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, जो कि लगभग 5 से 6 लाख वर्ष पुराना है। कितना? 5 से 6 लाख वर्ष पुराना है, 6 लाख वर्ष पुराना है ये, ठीक है ना। और ये होमो इरेक्टस जो प्रजाति है उससे संबंधित है। होमो इरेक्टस एक प्रजाति थी, उससे संबंधित ये कहना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक गहरी खाई वाले क्षेत्र में निवास करने वाली भारिया जनजाति प्रमुख लोक नृत्य का कौन सा युग्म सही, यानी कि वो कौन सा लोक नृत्य करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बताइए, कर्मा, रीना, भड़म, सैतम, चटकूरा, थापटी, परधोनी या दादरिया, कौन सा आंसर सही है? फटाफट बता दीजिए इसका आंसर अगर आपको मालूम है। देखिए इसका जो आंसर है वो है भड़म और सैतम, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भड़म और सैतम जो है ये भारिया जनजाति के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्यों में से एक है, ठीक है ना। और ये जो नृत्य ये विवाह और मांगलिक यानी कि जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, विवाह और मंगल कार्यक्रम होते हैं, यानी कि कोई सा भी मंगल कार्यक्रम हो, ठीक है ना, बच्चों का जन्म हुआ हो या फिर कोई अन्य त्योहार हो, मंगल कार्यक्रम, उसके अवसर पर ये वाले जो डांस हैं, ये वाले जो नृत्य हैं ये किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आ गया 23वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली विंध्य क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा गलत होगा ये बताना है। ये चट्टानें मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्तर में पाई जाती हैं। बी, पन्ना जिले की प्रसिद्ध हीरो की खदान इन्हीं चट्टानों में स्थित है। सी, सांची का स्तूप और ग्वालियर का किला इन्हीं चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से बना है। और डी, इन चट्टानों में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बताइए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत पूछना है। अगर आपने इसकी स्टडी की होगी डेफिनेटली आप इसका आंसर देंगे कमेंट में। देखिए इसका जो आंसर है वो डी गलत है, ठीक है ना। इसमें फॉसिल नहीं पाए जाते साहब, विंध्य क्रम की चट्टानों में फॉसिल नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इसका जो निर्माण है, विंध्य क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो हुआ है ये हुआ है जो एक्चुअली ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ये पानी में बहता हुआ आया था, और बहता हुआ आया था तो तब ये इसके ऊपर में पानी तैर रहा था। इसके ऊपर जब पानी तैर रहा था तो पानी के कटाव के कारण यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो कटाव करके विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, यानी कि पानी के निक्षेप के कारण, पानी के निक्षेप यहाँ से हट गए, उसके बाद में ये चट्टानें यहाँ पर उभर के बाहर आ गई। तो ये चट्टानें जो उभर के बाहर आई तो इसमें फॉसिल के रूप में नहीं है, इस कारण से ये फॉसिल विहीन चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है ना। पानी के निक्षेप के कारण ये निर्माण हुआ है, ये पानी में तैरता हुआ था ये, ठीक है, पानी था फिर पानी इसमें से हट गया, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी की सारे सही है। ये चट्टानें मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्तर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र जिसमें कि विंध्य क्रम की चट्टानें यानी कि ध्यान रखिएगा, विंध्य क्रम की चट्टानें यहीं पाई जाती है उत्तर में, ऊपर में, दक्षिण में नहीं पाई जाती है। दक्षिण में क्या है,
दक्षिण में पूरा सतपुड़ा का बेल्ट है। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र नीचे वाला कहलाता है, ऊपर वाला विंध्य क्रम की चट्टानें कहलाती है। ठीक है ना। चलिए, पन्ना जिले की प्रसिद्ध हीरे की खदानें बिल्कुल विंध्य क्रम की चट्टानों में स्थित है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, जिसमें कि सांची का स्तूप और ग्वालियर का किला इन्हीं चट्टानों के लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ, बिल्कुल सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों को बसाया गया नामीबिया से लाए गए पहले जत्थे, जिसमें कि 8 चीते के बाद फरवरी 2023 में 12 चीते दूसरा जत्था किस देश से लाया गया था, ये बताना है। तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, केनिया या बोत्सवाना, विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, इसका जो आंसर है, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको, वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ये मंगाए गए थे। तो पहला जो जत्था था, वो पहला जत्था कब मंगाया गया था, वो मंगाया गया था फरवरी में। ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो फरवरी में कब मंगाया गया था, 18 फरवरी 2023 में पहला जत्था ये आया था। ठीक है ना। दूसरा जो जत्था था वो दक्षिण अफ्रीका से आया था। ठीक है ना, जिसको कि कूनो में छोड़ा गया था। पहले में 8 चीते आए थे, दूसरे में 12 आए थे, जिसमें कि 12 चीते जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे, जिसमें कि 7 और 5 तरीके थे। ठीक है, जिसमें कि 7 जो थे ये नर थे, नर चीते थे, और 5 जो थी ये मादा थी, 5 मादा थी और 7 नर थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, 25वां और आखिरी प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में इसको आप चैनल को नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज लगातार आपको मिलेगी। लगातार ऐसे क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ में लाऊंगा। तो ये रहा प्रश्न आपके साथ में। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पश्चिम समूह वेस्टर्न ग्रुप का हिस्सा नहीं है। खजुराहो का मंदिर के बारे में बात की। खजुराहो जो कि चंदेल वंश की राजधानी थी, चंदेलों ने इसको बसाया था। बताइए, पश्चिमी वेस्टर्न ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये पूछा है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या फिर दूल्हा देव मंदिर, कौन सा आंसर सही होगा। पश्चिमी वेस्टर्न वाला। ठीक है ना। तो देखिए, ज्यादा समय न लूं मैं, और ये है दूल्हा देव। दूल्हा देव इज द करेक्ट आंसर। ये मंदिर जो है ये दक्षिण समूह का हिस्सा है, ना कि पश्चिम समूह का। ठीक है ना। ये साउथ जोन का है। ठीक है ना, साउथर्न ग्रुप बोल सकते हैं इसको, साउथर्न ग्रुप का ये हिस्सा कहलाता है, दक्षिणी समूह का हिस्सा है। और यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको है ये, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को, शिव जो भगवान हैं उनको समर्पित ये मंदिर है। ठीक है ना, जो कि खजुराहो के सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नए मंदिरों में इनकी गणना होती है। इसको माना जाता है यानी कि सबसे आखिर में मंदिर कोई निर्मित हुआ थे, उन मंदिरों में इनका नंबर आता है दूल्हा देव मंदिर का। ठीक है ना। बाकी के सारे मंदिर जो हैं ये पुराने मंदिरों में इनकी गणना होती है, जैसे लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी और कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है। अगर हम कंदरिया महादेव मंदिर की बात की जाए तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था, जो कि चंदेल वंश का ही था। विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें महमूद गजनवी के उस पर विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने करवाया था। ठीक है ना। महमूद गजनवी को रोकने में वो सफल हो गया था, जिसकी कि एक भी कोई रोक नहीं पाया था, लेकिन विद्याधर ने रोक लिया गया था। उसके उपलक्ष्य में ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में बनाया गया था। अगर हम 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये पश्चिमी समूह का सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर के रूप में जाना जाता है ये। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। और ठीक है, बाकी के सारे मंदिर जो है वो बलुआ पत्थर से बने हैं, लेकिन ये मंदिर जो है स्पेसिफिकली ग्रेनाइट से, 64 योगिनी मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया है। लक्ष्मण मंदिर की बात कर लें तो लक्ष्मण मंदिर
ये राजा यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राजा दंग। दंग ने भी करवाया था, राजा दंग और यशोवर्मन, यशोवर्मन जो कि चंदेल वंश के शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें भव्य विष्णु मंदिर, जो कि यानी कि इसको विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है, विष्णु जी का मंदिर है ये, लक्ष्मण मंदिर, और बहुत ही भव्यता से है। और ये भी किसमें आता है ये पश्चिमी समूह यानी कि वेस्टर्न जो ग्रुप है उसी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए हैं आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे? बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पे आधारित हम मध्य प्रदेश के एमपीजी के और करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे आपके साथ में, और आपकी पूरा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग माय क्लास। इसी तरीके की क्लास में लगातार एक के बाद में एक, ये पहला भाग था, इसके बाद में दूसरा तीसरा लगातार हम लेते रहेंगे, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।